डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और इसकी लेखिका भी एन फ्रैंक है, से लिया गया। आज इसकी चर्चा होगी। लेसन एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है जिसका टाइटल है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल अथवा द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी, उसी से लिया गया है। तो स्वाभाविक है, डायरी से लिया गया है और डायरी लिखा है एन फ्रैंक ने, उसी के बारे में है। तो ये एक आत्मकथा है जो पहली बार 1947 में प्रकाशित हुई थी। इस डायरी में एन फ्रैंक अपने विचारों को व्यक्त किया है। ये डायरी उसको उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट किया था उसके पिता ने, जिसका नाम उसने किटी दिया है। डायरी का नाम किटी दिया है, जिसको वो अपना ट्रू फ्रेंड मानती है। इसने अपने बचपन की, अपने परिवार की, स्कूल की फ्रेंड्स के बारे में, स्कूल के टीचर्स के बारे में और अनेक बातों का जिक्र किया है। तो देखें, लेसन को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड देखते हैं तो इस बारे में मालूम हो जाएगा। आप जान लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से आरंभ हुआ था। इस डायरी में 42 से लेकर के 44 तक का जिक्र है। ये लड़की एन फ्रैंक अपने माता पिता के साथ रहती थी और जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर, उसने किस तरह से अन्याय किया इनके साथ, उसका ये दर्दनाक चित्रण है इस डायरी में। आइए देखते हैं बिफोर यू रीड। आपको ये एन फ्रैंक की फ़ोटो दिखाई पड़ रही है, यही लेखक है इस डायरी की। और प्लीज़ मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929 से लेकर के फरवरी या मार्च 1945। एनलीज मैरी उसका पूरा नाम था, जिसको एनी फ्रैंक कहा जाता है। 12 जून 1929 को इसका जन्म हुआ था और फरवरी या मार्च 1945 में इसका जीवन समाप्त हो गया। वाज ए जर्मन, एक जर्मन थी, बॉर्न जूइश गर्ल, जूइश पैदा हुई थी। जूइश मतलब यहूदी, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बहुत जस्ट लाइक यहूदी जाति में पैदा हुई थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, जिसने ये डायरी लिखी है तब जब हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड फॉर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये डायरी उसने तब लिखी है जब अपने परिवार के साथ और 4 अन्य मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी जर्मन ऑक्यूपेशन के दौरान। जर्मनी की रहने वाली ही थी, तो वहीं एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी, क्योंकि ये जो जर्मन लोग थे, ये नाजियों की सत्ता आई थी, अधिकार कर लिया था। जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, जर्मन के लोगों ने नीदरलैंड्स पर अधिकार कर लिया था इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध में। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। जब नाजी लोग सत्ता में आए, जब नाजी लोग सत्ता में आए, यानी नाजी यहूदी, वो यहूदियों के दुश्मन थे ये नाजीज लोग,
तो ये किसके साथ थे नाजीज? आपने हिटलर का नाम सुना है ना, जिसको नाजीज भी कहा जाता था। तो इन लोगों ने नीदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जब कब्जा कर लिया तो हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। एम्स्टर्डम में रहते थे, लेकिन जब नाजियों ने कब्जा कर लिया तो इनका परिवार नीदरलैंड चला गया। लेकिन दुर्भाग्य कि ये वहां फंस गए, ट्रैप्ड हो गए। व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड, क्योंकि नाजियों का अधिकार नीदरलैंड्स पर भी हो गया। एज परक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, ज्यों ही परक्यूशंस मीन्स अत्याचार, अगेंस्ट द ज्यूस पॉपुलेशन यहूदी आबादी के खिलाफ ज्यों ही अत्याचार बढ़े, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। होता क्या था, यहूदी लोग ज्यूस से बहुत घृणा करते थे। लगभग 60 लाख यहूदियों को मार डाला था नाजियों की सेना ने, और 1 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना करके उनके भी जीवन का अंत कर दिया, उनको कंसंट्रेशन सेंटर में भेज करके। इतनी नफरत थी यहूदियों के प्रति। तो 1942 में इनका परिवार छिपने के लिए जुलाई में चला गया। कहाँ चला गया? इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक्स ऑफिस, अपने पिता के, जिनका नाम था ओटो फ्रैंक्स, ऑफिस बिल्डिंग में छिपने के लिए चला गया। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड। 2 वर्षों तक उस बिल्डिंग में छुपे रहने के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड, उस ग्रुप ने बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, इन्हें पकड़वा दिया और ट्रांसपोर्टेड भेज दिया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, एकाग्रता कैंप सिस्टम में इन्हें भेज दिया गया। मैंने कहा ना कि ये नाजीज लोग यहूदियों से बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें कंसंट्रेशन सेंटर में भेज देते थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते थे, सिर्फ काम करवाते थे, थोड़ा बहुत देते थे जिससे जीते रहें। जब पूरी तरह से उन्हें भोजन नहीं मिलता था तो बीमार हो जाते थे और अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी। देखें तो कंसंट्रेशन सिस्टम कैंप इनको भेज दिया गया था। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफाइड्स इन बर्जन बेल्सन, जो कंसंट्रेशन सिस्टम का कैंप था उसका नाम था बर्जन बेल्सन, वहाँ भेजा गया था जहाँ एनी की मृत्यु हो गई टाइफाइड से। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, उसकी बहन की भी वहीं मृत्यु हो गई, मार्गट फ्रैंक, उसके कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हुई। यानी पहले उसकी बड़ी बहन मार्गट फ्रैंक का निधन हुआ और उसके कुछ दिनों बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उसके समूह का उसका पिता इकलौता जीवित बचने वाला व्यक्ति था। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध समाप्त हुआ तो वो लौट करके एम्स्टर्डम आया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, ये पा करके कि उसकी डायरी वहाँ पर सुरक्षित थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, इस बात का उसे विश्वास हुआ कि ये एक अद्वितीय रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसने इसे
प्रकाशित करवाया और उस डायरी का नाम दिया गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, यंग गर्ल की एक डायरी। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। 13वें जन्मदिन पर एनी फ्रैंक को ये डायरी दी गई थी। ये जो डायरी थी इसको 13वें जन्म पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और उसके जीवन की घटनाएं इसमें लिखी गई, एंट्री की गई। फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 से until its final entry of 1 अगस्त 1944। और इस डायरी पर उसकी अंतिम एंट्री थी 1 अगस्त 1944 की। 12 जून 42 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक का ब्यौरा इस डायरी में मिलता है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मेनी लैंग्वेजेस। इट वॉज इवेंचुअली स्पष्ट रूप से ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, इसके मौलिक डच भाषा से अनुवाद किया गया इनटू मेनी लैंग्वेजेस, अनेक भाषाओं में, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर अनेक फिल्में भी बनी हैं। टेलीविज़न पर भी इसका प्रकाशन हुआ, चित्रण हुआ, एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और नाटकीय निर्माण भी इसमें बहुत से हुए। इस डायरी पर अनेक कार्य हुए, फिल्मों का निर्माण हुआ, टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया, नाट्य निर्माण हुआ, एंड इवन एन ओपेरा, और एक ओपेरा का भी निर्माण किया गया बेस्ड ऑन द डायरी, जो डायरी पर आधारित था। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट घनिष्ठ एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशंस। एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी नाजी सत्ता में रोज मर्रा के जीवन का करीब से निरीक्षण करती है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड, काहे कि एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम। होलोकास्ट विक्टिम्स का मतलब होता है यहूदियों के विनाश का शिकार। होलोकास्ट विक्टिम्स का मतलब, विक्टिम का मतलब शिकार होता ही, होलोकास्ट का मतलब है यहूदियों के विनाश के शिकार की सबसे प्रसिद्ध चर्चित शिकार एनी फ्रैंक बन गई इस डायरी के प्रकाशन के बाद। चलते हैं टेक्स्ट की ओर और लेते हैं पहला स्टेंजा। राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मुझ जैसे के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक स्ट्रेंज, एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट आल्सो, बल्कि इसलिए भी, बट आल्सो बिकॉज, क्योंकि इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द मसिंग्स ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल। मसिंग्स माने विचार, थॉट्स। तो लेखिका कहती है न केवल, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट आल्सो, बल्कि इसलिए भी,
बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि मैं ना तो स्वयं नार एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, और ना तो कोई दूसरा व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा, रुचि रखेगा इन द मसिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, एक 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में इतनी रुचि रखेगा, ऐसा संभव नहीं है। ओ वेल, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, इसका कोई महत्व नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है, कहे कि टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मेरे चेस्ट के अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी मुझे लेखन की आवश्यकता है। क्योंकि लेखिका कंसर्ट कैद थी, अपने पिता के ऑफिस के एक ही कमरे में रहती थी, छुप करके रहती थी, इसलिए बाहर आना जाना होता ही नहीं था। तो अपने विचारों को लिखने के लिए डायरी ही उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, देखिए एक फरेजल बात कहती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज में मनुष्यों से अधिक धैर्य होता है, पेशेंस होता है। आदमी के पास उतना धैर्य नहीं होता जितना पेपर में होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं इस कथन के बारे में सोच रही, ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, और उन दिनों जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी, उदास महसूस, एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पे रखी हुई अपने घर पर बैठी थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बोर्ड थी, बोर हो रही थी, और लिस्टलेस थी, उदास थी। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, मैं सोच रही थी घर पे रहना चाहिए या मुझे बाहर चला जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेट वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और अंत में वही ठहरी थी। आई वॉज ब्रूडिंग, मैं सोच रही थी, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ कागज में तो अधिक पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और जब तक, सिंस आई प्लानिंग, चूंकि मेरी योजना थी, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैग्ड नोटबुक, कि मेरी कोई सख्त स्टिफ बैग्ड नोटबुक, स्टिफ यानी सख्त जिल्द वाली कॉपी को ग्रैंडली रिफर टू एज ए डायरी, जिसको ग्रैंडली शान के साथ डायरी कहा जाता है, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, कोई पढ़े जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता। इट प्रोबेबली वन मेक ए बीट ऑफ डिफरेंस, संभवतः इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं पड़ेगा, कोई भी पढ़े। और अब चलते हैं सेकेंड स्टेंजा की ओर। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, और अब मैं फिर उसी पॉइंट पर वापस आती हूं। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, प्रेरणा दी, टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि मुझे एक डायरी रखनी चाहिए, जिसने इसकी मुझे प्रेरणा दी। मैं उसी बिंदु पर वापस आती हूँ। आई डू नॉट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इस बात को और क्लियर करना चाहती हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, चूंकि कोई भी नहीं विश्वास करेगा दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, एक 13 वर्ष की बच्ची
पूरी तरह से अकेली है दुनिया में, एंड आई एम नॉट, और मैं भी अकेली नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्रिय पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 वर्षीय मेरी बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, प्रिय चाचियाँ हैं और एक अच्छा सा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, नहीं, सरफेस पर देखने से तो लगता है आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। कुल मिलाकर के जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो हैविंग ए गुड टाइम, तो मेरे पास अच्छा समय होता है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं केवल साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त और कोई बात नहीं सोच सकती, नहीं कर सकती। We do not seem to be able to get any closer. हम और नज़दीक आते हुए प्रतीत नहीं होते। And that is the problem. और यही समस्या है। मैं be it is my fault, हो सकता है ये मेरा दोष हो, that we would not confide in each other, कि हम एक दूसरे को अपना भेद नहीं बता सकते हैं। in any case, फिर भी किसी भी प्रकार से that is just how things are and unfortunately they are not liable to change. ये किसी भी प्रकार से ऐसी ही स्थिति है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना आरंभ किया। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना को, टू इन्हांस द इमेज, अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए, अब दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एक लंबे समय से इंतजार करते हुए अपने मित्र की कल्पना को, आई डू नॉट वांट टू जट डाउन, मैं लिखना नहीं चाहती। मैं अपने मित्र के चित्र को आगे बढ़ाने के लिए अपनी डायरी में जट डाउन लिखना नहीं चाहती। द फैक्ट इज इन दिस डायरी, ये डायरी का तथ्य है। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूं कि डायरी मेरी मित्र हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और इस डायरी मित्र को मैं किटी के नाम से पुकारूंगी। तो लेखिका बता रही है कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था जिससे अपनी बातों को वो शेयर कर सके, इसलिए अपनी बातों को शेयर करने के लिए वो लेखन का कार्य करना चाहती थी। उसने डायरी में नोट करना आरंभ किया और जिसे अपना ट्रू फ्रेंड मानने लगी और उसका नाम दिया किटी। तो चलते हैं थर्ड पैसेज की ओर। जो लोग मेरे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें। आइए थर्ड पैसेज पर। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज ऑफ किटी, इफ आई वर टू plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life
मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। किसी को भी यदि मैं तुरंत करना चाहूं कि आप माई स्टोरीज टू किटी, किटी में व्यक्त की गई मेरी कहानियां, आई वर टू फ्लंग राइट इन, मैं कहना चाहूं आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच, एक संक्षिप्त चित्रण भी करना चाहूंगी। मच आई डिसलाइक डूइंग सो, यद्यपि मैं चाहती नहीं हूं, लेकिन मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण भी इसमें जोड़ना चाहूंगी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता द मोस्ट एडोरेबल फादर, सर्वाधिक पूजनीय पिता है मेरे लिए, आई हैव एवर सीन, जो मैंने देखा है। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक 36 के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 25, और वह 25 की नहीं हो गई। यानी दोनों फ्रेंड थे पहले से, लेकिन शादी तब की जब उसके पिता की उम्र 36 और माँ की उम्र 25 हो गई। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन मार्गॉट का जन्म जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हुआ था 1926 में। 1926 में जर्मनी के एक स्थान का नाम है फ्रैंकफर्ट में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। 3 साल छोटी थी अपनी बड़ी बहन से। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 वर्ष की नहीं हो गई मैं फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए 1933 में। मेरे पिताजी हॉलैंड में जाकर के बस गए। इमिग्रेटेड, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। माई मदर इडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ इडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, उनके साथ सितंबर में चली गई। वाइल मार्गेट एंड आई वेयर सेंट टू अचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, जबकि मैं और मेरी बड़ी बहन दादी माँ के साथ रहने के लिए अचन चली आई। अचन में उसकी ग्रैंड मदर रहती थी, वहाँ चली आई। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे मैं फरवरी में गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, और जब मैं गई थी तो मार्गरेट का जन्मदिन था और मुझको, लेखिका कहती आई वॉज प्लंक्ड डाउन, मुझे रख दिया गया था ऑन द टेबल, मेज पर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। मार्गरेट के जन्मदिन के उपहार के रूप में मुझे ही मेज पर रख दिया गया था। और चौथा पैसेज देखते हैं भाई। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में अपनी पढ़ाई आरंभ की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहां 6 वर्ष की आयु तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट रूम, 6 वर्ष की आयु तक वहां रही जिस समय आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जब मैंने पहली कक्षा, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्लास है, फॉर्म का मतलब यहां पर क्लास, मैंने पहली कक्षा की पढ़ाई आरंभ की। फर्स्ट फॉर्म इन द 6th
फॉर्म माई टीचर वाज मिस क्यूपरस। और जब मैं 6th क्लास में गई तो माई टीचर थी मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस। और वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी, मुख्य अध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड टू हार्ट वेकिंग फेयरवेल। और जब वर्ष के अंत में हमने उन्हें हृदय को तोड़ने वाली फेयरवेल यानी अलविदा कहा कि अब हम अलविदा कहते हैं, अब आपसे हम नहीं मिल पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। हाँ, बोथ इन टीयर्स, दोनों की आंखों में आंसू थे। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंड मॉ फेल इल। 1941 के गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरे जन्मदिन में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बिना जन्म दिन को सेलिब्रेशन के ही मनाया गया, अर्थात कोई उत्सव नहीं मनाया गया। क्यों? क्योंकि दादी माँ बहुत बीमार थी और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में दादी माँ का अंत हो गया, मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता है कि अक्सर मैं उनके बारे में सोचती रहती थी। एंड स्टिल लव हर, और अब भी मैं अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। ये जो 1942 का जन्म दिवस था वो वाज इंटेंडेड टू मेकअप, छत पूर्ति के रूप में मनाए जाने का विचार किया गया। फॉर द अदर, दूसरे की क्षतिपूर्ति के रूप में मनाए जाने का विचार किया गया। एंड ग्रैंड मार्च कैंडल वाज लिट एलॉन्ग विद द रेस्ट। और दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की भी मोमबत्ती जलाई गई। यानी जब इसका 1942 का सेलिब्रेशन था तो बर्थडे का मनाया गया, उसके साथ उसके ग्रैंड माँ के लिए भी कैंडल्स जलाई गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब भी हम चारों अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और इसके साथ में आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और अपनी डायरी के प्रति शांत समर्पण को प्रदर्शित करती है। अपनी डायरी के शांत समर्पण को प्रदर्शित करती है। चलते हैं 5वें पैसेज की ओर, देखते हैं। लिखा है सैटरडे 20 जून 1942। ये 20 जून 1942 की सैटरडे है, शनिवार का दिन है। लिखा है डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी संपूर्ण क्लास क्विकिंग इन इट्स बूट्स, बूट माने घबराहट, बूट्स माने घबराहट से, हमारी संपूर्ण क्लास घबराहट से कांप रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन द which the teachers decide who will move up to the next farm and who will be kept back. The reason of course, वास्तव में कारण क्या था? is the forthcoming meeting, होने वाली मीटिंग थी। in which the teachers decide, जिसमें टीचरों को डिसाइड करना था who will be moved up to the next farm, कि किसे अगली कक्षा में ले जाया जाएगा, and who will be kept back, और किसे वापस उसी कक्षा में रखा जाएगा। Half the class is making bets,
आधी कक्षा शर्त लगा रही थी। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jax. Gian और मैं स्वयं हंस रहे थे दो बच्चों पर मूर्खतापूर्वक, जिनका नाम था सियन और जैकस, who have staked their entire holiday saving on their bet, जिन्होंने अपनी संपूर्ण छुट्टियों को, जो बचत की थी छुट्टियां, उनको दांव पर लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, यही होता था, तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पास होंगी। यस यू आर, हाँ तुम पास हो गए। नो आई एम नॉट, मैं नहीं। एक दूसरे के साथ यही कह रहे थे कि तुम पास हो गए, मैं नहीं। इवन G.S. pleading glances and my angry outburst cannot calm them down. यहाँ तक कि जीएन की प्लीडिंग ग्लांसेस, शिकायत करने वाली नज़रें, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा क्रोध से भड़कना, कैन नॉट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर सकता था। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मैनी dummies that have a quarter of the class should be kept back. यदि मुझसे पूछा जाए तो लगभग 1/4 डमीज स्टूडेंट से मूर्ख बच्चे हैं, ठीक है ना, should be kept back, जिनको उन्हीं कक्षा में रोका जाना चाहिए। बट लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन अध्यापक पृथ्वी पर ऐसा प्राणी है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन पृथ्वी पर अध्यापक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ये 5वां पैसेज रहा भाई। 6वें की ओर बढ़ते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। एन फ्रैंक कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के और अपने प्रति चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, हम सफल होंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, जो केवल एक विषय है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ, वो मैथ का है। कहेगा मैथ का एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं सुनिश्चित नहीं हूँ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, फिर भी मैं जो कुछ भी कर सकती थी वो केवल वेट ही कर सकती थी, इंतज़ार कर सकती थी। Until then we kept telling each other not to lose heart, और तब तक हम एक दूसरे से यही करते थे कि साहस मत खो, अपना साहस मत छोड़ो, उम्मीद बना के रखो कि हम सफल होंगे। I get along pretty well with all my teachers, मेरी तो सभी टीचरों के साथ अच्छी बनती थी। There are 9 of them, 9 की संख्या थी टीचरों की। 7 men and 2 women, 7 पुरुष टीचर थे और 2 महिला टीचर थीं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स, मिस्टर किसिंग एक टीचर था उन्हीं में से। द ओल्ड फॉगी, जो रूढ़िवादी पुराने विचारों वाला था, हु टीचेज मैथ्स पढ़ाता था, वॉज एनॉयड विथ मी, वो मुझसे परेशान रहता था। फॉर एजेस, वर्षों से परेशान रहता था। यहाँ युग नहीं बीत रहा है, यहाँ वर्षों से परेशान रहता था। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं अधिक बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, अनेक बार चेतावनी देने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे अतिरिक्त होमवर्क दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक निबंध लिखने के लिए दे दिया। विषय था ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। जो निबंध लिखने को दिया उसको टॉपिक दिया ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, ऐसे के टाइटल को जो था ए चैटर बॉक्स, मैंने अपनी नोटबुक में नोट किया।
टग्ड इट इन माई बैग, इसको अपनी बैग में रखा, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। चलते हैं, बढ़ते हैं 7वें पैसेज की ओर। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम अपना होमवर्क समाप्त करने के पश्चात, द नोट अबाउट द एसे काट माई आई, जो एसे लिखा था वो मेरे नज़रों के सामने आया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं इस विषय पर सोचने लगी। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब मैं अपने फाउंटेन पेन की नोक को चबा रही थी तो मैंने इस विषय पर सोचना आरंभ किया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी पूरा कर सकता था, एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच अधिक स्थान दे करके कोई भी ऐसे को पूरा कर सकता था। बट आई ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग, लेकिन मुझे ट्रिक आई, मुझे एक चालाकी आई, विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट, विश्वास करने वाले तर्क दिए जाएं, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ये साबित करने के लिए कि बातचीत करने की आवश्यकता है। इसके लिए तर्क देकर के मैं साबित करना चाहती थी। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, जो होमवर्क दिया था मिस्टर किसिंग ने चैटर बॉक्स, उस पर मैंने 3 पेज लिखे, एंड आई वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने तर्क दिया कि बातचीत करना विद्यार्थियों का लक्षण है, विद्यार्थियों का गुण है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अच्छी कोशिश करूंगी, यथाशक्ति अपनी कोशिश करूंगी कि मैं नियंत्रण में अपनी बातों को रखूं, अपने नियंत्रण में रखूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं अपनी इस आदत को पूर्णतया नहीं छोड़ सकती। अब द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, चूँकि मेरी माँ भी उतनी ही बात करती थी जितनी मैं करती हूँ, इफ़ नॉट मोर, अगर मेरे से अधिक मेरी माँ नहीं बात करती थी तो कम से कम उतना तो बात करती थी जितना मैं करती हूँ। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और आप इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, विरासत में मिले हुए गुणों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्थात मैंने ये ऐसे लिख करके ये साबित किया कि अधिक बोलने का ये गुण मुझे विरासत में मिला है, मेरी माँ भी उतना अधिक बोलती थी जितना मैं बोलती हूँ, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकती। और देखते हैं 8वां पैसेज। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, अच्छी तरह से हंसे थे मेरे तर्कों पर। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अर्थात दूसरे लेसन में भी जब मैं बात करने लगी, ही साइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इस बार ऐसे का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। इनकॉरिजिबल माने जिसे सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल, तो एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। आई हैंडेड इट इन, ये फोटो दी है, फोटो में देखिए इनके मैथ के टीचर हैं और ये एनी फ्रैंक को समझा रहे हैं, ऐसे कार्य दे रहे हैं इन्हें। आई हैंडेड इट इन, मिस्टर किसिंग हैड नथिंग, मैंने टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे सौंप दिया, लिख करके दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स,
और मिस्टर किसिंग को 2 पूरे लेसन में इसके बाद कोई शिकायत नहीं हुई। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. लेकिन तीसरे लेसन में उन्होंने कहा पर्याप्त हो गया। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, तुम बातें बंद नहीं करती हो, तुम्हें सजा के रूप में फॉर थिंकिंग एंड क्लास में बातचीत करने के लिए दंड मिलेगा। थिंकिंग इन क्लास, राइट एन एसे इंटाइटल्ड, इस बार फिर एक ऐसे आपको सोच समझ करके लिखना है। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस बार टॉपिक दिया गया क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने क्वैक क्वैक कहा, ये टॉपिक दिया गया। और अब चलते हैं 9वें पैसेज की ओर, और ये अंतिम पैसेज इस लेसन का। द क्लास रोर्ड, क्लास में शोर होने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा था। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक। आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड, मैं लगभग थक गई थी। एग्जॉस्टेड में थक गई थी। माई इंजीन्यूटी माने मेरा कौशल थक गया था। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, इस चैटर बॉक्स टॉपिक पर लिखते लिखते लगभग मेरा कौशल जो था वो समाप्त हो गया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, ये समय था किसी दूसरे विषय पर आने का। समथिंग ओरिजिनल, किसी मौलिक विषय पर आने का। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, सने हु इज़ गुड एट पोएट्री, क्या नाम है मेरी फ्रेंड का? सने। हु इज़ गुड एट पोएट्री, मेरी फ्रेंड सने जो पोएट्री में अच्छी है। ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने मुझे मेरी मदद करने का ऑफर दिया, उसने मेरी मदद करने की पेशकश की। राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, कि इस बार ऐसे आरंभ से लेकर के अंत तक वर्ष के रूप में, पद्य के रूप में लिखा जाए। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी। मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी, एक हास्य विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, रेडिकुलस हास्यास्पद विषय। इस हास्यास्पद विषय के साथ मिस्टर किसिंग मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, परंतु मैंने ये सुनिश्चित किया दैट द जोक वाज इन हिम, कि मजाक उनके साथ हो। माई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता समाप्त की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत ही सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, ये एक माता बतख की थी और पिता हंस की थी। माता बतख थी और उसका पिता हंस था। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिसके 3 छोटे छोटे डकलिंग्स बच्चे थे, बेबी डकलिंग्स बच्चे थे। हु वर बाइटेड टू डेथ, जिनको दांतों से काट करके मृत्यु के घाट उतार दिया गया। बाय द फादर, पिता के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, वे अधिक बोलते थे, क्वैक क्वैक करते थे, बहुत अधिक बोलते थे, इसलिए दांतों से काट करके पिता ने उन तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को सही ढंग से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पढ़ करके पोएम क्लास को सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपनी टिप्पणी भी जोड़ी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और अनेक दूसरी कक्षाओं में भी सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे अनुमति दे दी गई थी बातचीत करने की। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई अतिरिक्त कार्य नहीं दिया गया।
ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, मिस्टर किसिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं। ये देखने में आता है कि मिस्टर किसिंग का ही स्वभाव परिवर्तित हुआ। योर्स एन, आपकी एन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडप्टेशन, ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ, ये डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से लिया गया है, विथ स्लाइट एडप्टेशन, एक छोटा सा अंश है ये। तो ये लेसन आपका फिनिश हुआ। आज पढ़िए इसको ठीक से, कहीं नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा।